गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो बात चल रही थी एनालिसिस ऑफ पेडागोजी पर चल रही थी, उसी संदर्भ में मैं आपको आगे बताना चाहूँगा समूह क्रिया। एक्चुअली होता यह है कि चाहे क्लास हो या घर परिवार हो, समूह क्रिया यानी ग्रुप एक्टिविटीज। आप लोगों ने देखा होगा हम घर में परिवार में जो भी काम करते हैं सामूहिक भावना से करते हैं। उसी प्रकार से कक्षा कक्ष में भी हम जो भी कार्य करते हैं वो सामूहिक भावना से करते हैं। किसी घटना को देखते हैं, उस घटना पर जो सबका एक मत होता है वो भी सामूहिक होता है। इसे समूह गत्यात्मकता भी कह सकते हैं, समूह क्रिया भी इसको कह सकते हैं, यानी समूह के साथ गति करना, समूह के साथ क्रिया करना। जैसे इमेजिन कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट पर लोगों की प्रतिक्रिया होगी किसके लगी, पहला प्रश्न होगा ना, किसके लगी, कितनी लगी, गाड़ी कौन सी थी, ड्राइवर कौन था, अब ड्राइवर कहाँ है। यदि उसी समय भीड़ में से किसी ने कह दिया कि इसको मारो, तो सबकी भावना उस मरीज के प्रति हो जाएगी जो मरीज एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो चोटिल हुआ है, और पूरा समूह उसके ऊपर आक्रमण कर देगा, पूरा समूह उसको मारने पीटने लगेगा। एक यह है। दूसरा, एक और इसका डायमेंशन देखें। जैसे आप सबने देखा हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है। ब्लड डोनेशन कैंप जब लगता है उससे पहले जो मोटिवेटर्स यहाँ आते हैं, उन मोटिवेटर्स से बातचीत करके थोड़ी जो हमारे अंदर भय की भावना है वो निकल जाती है, लेकिन फिर भी डर रहता है। लेकिन जब लोग रक्त देने लगेंगे और वहाँ बोतल लगा दी और दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे साथी दे रहा है तो हम क्यों ना दें। इस तरह से समूह की भावना एकदम से एक भावना बन गई, और जहाँ 10 लोग तैयार थे वहीं 50 लोग तैयार हो जाएंगे। यही समूह गत्यात्मकता है, समूह क्रियाशीलता है। कक्षा कक्ष में जब हम पढ़ते हैं तो उस दौरान आपने देखा होगा कभी कभी वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं। हम पूरे सदन को 2 भागों में बांट देते हैं, एक पक्ष दूसरा विपक्ष। और अगर हमारे किसी से तू मैं हो रही है, हमारी बोलचाल नहीं है और वो हमारे ग्रुप में है, तो उस बात को भूल जाएंगे कि इससे हमारी तू मैं हो रही है या हमारे इससे बोलचाल नहीं है। वहां सिर्फ एक ही भावना रहेगी, क्या, ग्रुप, हमारा ग्रुप हार ना जाए। इस तरह से शिक्षाविदों ने एक नई चीज निकाली कि समूह क्रिया के माध्यम से बालक जल्दी सीखता है। अर्थात सामूहिक रूप से बालकों को कोई काम ऐसा सौंपा जाए जो विषय से रिलेटेड हो, तो बालक उसे जल्दी सीखेगा। क्यों? वो खुद करके सीख रहा है। डूइंग बाय लर्निंग, यानी करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग में थोड़ी टाइम लगती है। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, कंप्यूटर लैब में आपको ले गए और डायरेक्ट कंप्यूटर चलाना आपको सिखा दिया, साथ ही साथ थ्योरी बताते गए। ये ज़्यादा सही है, या आपको क्लास में ले गए, वहाँ आपको कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ाई और फिर आपको भेज दिया लैब में कि जाओ कंप्यूटर को आप चलाओ? कौन सा सही है? जिसमें कंप्यूटर पर बिठा के आपको ऑपरेट करवा रहे हैं या बता रहे हैं कि इस तरह से कंप्यूटर चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बालक करके स्वयं सीख रहा है, वो अनुभव खुद का होगा। इस तरह से समूह के द्वारा हमारे बालकों की लर्निंग कैपेसिटी वह जबरदस्त होती है। यदि अकेले में बालक पढ़ेगा तो इतना लर्न नहीं कर पाएगा जितना ग्रुप में लर्न कर पाता है। कंपटीशन देखा होगा आपने, कई बालकों में आपस में कंपटीशन होता है। ये क्या है? ये समूह क्रिया है। अरे मैं उससे ज़्यादा लाऊंगा, मैं उससे ज़्यादा लाऊंगा, मैं उससे ज़्यादा लाऊंगा, हम लोग उससे ज़्यादा लाएंगे, हमारे ग्रुप, हमारा सेक्शन ये करेगा, वो करेगा। नहीं, यह है एक
आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, उसी तरह से समूह क्रिया भी आजीवन चलने वाली क्रियाएं हैं। जैसे जब हम छोटे थे तब अपने घर परिवार के अनुसार हम चलते थे, उसके बाद जब हम स्कूल जाने लगे, हमारे कक्षा के बच्चों के साथ, हमारे स्कूल के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है और हम उसकी भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। उसके बाद हम एक सामाजिक जीवन में जब जाते हैं तो वहाँ सामाजिक भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। जो जॉब हम करते हैं, उस जॉब में जो हमारे साथ टीम है उसके अनुसार हम काम करते हैं, हमारी भावनाएं ऑटोमेटिकली उसके प्रति हो जाती हैं। यही है समूह क्रिया। यह सीखने की प्रक्रिया है। ये कुछ मतलब सीखने की प्रक्रिया के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन पर आधारित है। सीखने की क्रिया के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। सीखने की प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित। और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात आती है सीखने की प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं, यानी सीखने का आधार क्या है। सीखने का आधार है कक्ष का वातावरण। यदि कक्षा का वातावरण शिक्षण के अनुकूल नहीं है तो हम कक्ष में नहीं पढ़ा सकते। शिक्षण की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से 4 चीजों का योगदान है। नंबर 1, वातावरण, कक्ष का वातावरण। अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। सीखने की बुनियादी सिद्धांतों में पहली बात है वातावरण। कक्ष का वातावरण उपयुक्त नहीं होगा, हम कक्ष में नहीं पढ़ा सकते। वातावरण अच्छा है, शिक्षार्थी अच्छे हैं, पाठ्यक्रम भी है हमारे पास, लेकिन अध्यापक नहीं है तो हम नहीं पढ़ा सकते। सब चीज़ हैं, शिक्षार्थी नहीं है तो नहीं पढ़ा सकते। ये तीनों चीज़ें हैं और पाठ्यक्रम हमारे पास नहीं, पाठ्यक्रम रिलेटेड यानी पाठ्य वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम नहीं पढ़ा सकते। इसलिए बालकों को सिखाने के जो बुनियादी सिद्धांत है उन पर आधारित ये समूह क्रिया है। अर्थात ये चारों चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे शिक्षण विधि का चयन, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, मूल्यांकन की प्रक्रियाओं का चयन, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन की विधियों का चयन, ये सब सीखने के बुनियादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। आदर्श रूप में समूह क्रिया आधारित शिक्षण में शारीरिक क्रियाकलाप के अलावा और भी बहुत कुछ है। शारीरिक क्रियाकलाप से तात्पर्य है हमें कोई योजना बालकों को दे दी और उस योजना को वो अंतिम रूप देते हैं, जिसमें केवल शारीरिक रूप ही नहीं है, उन शारीरिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो दिमागी कसरत भी कर रहे हैं, उसका विश्लेषण और विवेचन भी कर रहे हैं कि इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, आदि आदि। इसलिए समूह क्रिया को सीखने की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात समूह क्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अंग है, उसे इससे विभक्त नहीं किया जा सकता। यदि समूह क्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग कर देंगे तो कक्षा का संचालन मुश्किल है, फिर व्यक्तिगत रूप से बालकों को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए समूह क्रिया के माध्यम से ही हम बालकों को पढ़ा सकते हैं। जब कक्ष की पढ़ाई शिक्षक के भाषण तक सीमित हो गई और आज भी परीक्षा में पास होने के लिए मशीनी ढंग से लगे हुए हैं, अब क्या होता था अब तक, जैसा मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, हमारे विद्यालयों में क्या हो रहा है, अध्यापक
पाठ्य पुस्तक ले लेगा और बोल देगा किसी बालक को खड़े हो जाइए और आप पाठ नंबर 8 पढ़ाइए, पढ़िए। बालक ने पाठ नंबर 8 को पूरा पढ़कर सुना दिया। उसमें से शिक्षक ने ना उच्चारण संशोधन करवाया, ना वर्तनी संबंधी संशोधन करवाया, ना व्याकरणिक त्रुटियों को सुधारा, ना ही बालकों से सीखे नहीं सीखे इसकी जांच हेतु मूल्यांकन किया, ना बोध प्रश्न पूछे, ना भावबोध प्रश्न पूछे, ना विचार विश्लेषण प्रश्न पूछे, ना संभावित पद पर कोई प्रश्न पूछे, ना मतलब कहने का किसी भी प्रकार की कोई क्रिया अध्यापक ने नहीं की। एक भाषण के रूप में, एक इमला के रूप में बोल दिया, यानी उस बालक से बुलवा दिया, अथवा खुद शिक्षक ने पढ़ के सुना दिया। और फिर शिक्षक कह रहा है अच्छा बच्चों सीख गए क्या, ठीक है, समझ में आ गया। समझ में क्या आ गया? आपने जब समझाया ही नहीं तो समझ में क्या आ गया? और एक बात तो ये हुई। दूसरी हुई इसी में, छात्र परीक्षा में पास होने के लिए मशीनी ढंग से रटने लगे हैं। यानी यह जो प्रक्रिया है ये रटने की प्रवृत्ति को रोकती है। रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है। हतोत्साहित करती है, ठीक है। यानी समूह में बालक काम करेगा, जैसे परियोजना विधि में मैं बता रहा था आपको कि उसमें शिक्षक की समस्या बालकों को सामने क्रिएट कर देता है और उस समस्या के समाधान के लिए बालक विभिन्न प्रकार का प्रयास करते हैं और प्रोजेक्ट के रूप में अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके शिक्षक को देते हैं। शिक्षक उसका मूल्यांकन करता है और जो कमियां रहती हैं उन कमियों को बताता है। जो उसमें कमियां नहीं हैं तो बालकों को शाबाशी के रूप में अंक देता है। उसी प्रकार से यह जो समूह क्रिया है ये बालक की जो रटने की प्रवृत्ति है, अभी तक क्या होता था आपने देखा होगा हमारे घर परिवार में, सब में, आप लोगों में भी, मुझ में भी, ये रटने की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही है। क्यों? क्योंकि हमको गुट्टी के रूप में रटने को सिखाया गया है। कहते हैं ना हमारे टीचर्स, रट्टा लगा जाओ। नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, सीखना है। यदि हम सीखेंगे तो जीवन भर हमारे काम आएगा, और यदि रट्टा लगाया तो एक निश्चित समय तक ही, जैसे निश्चित समय है आपका परीक्षा तक याद रखना, परीक्षा में याद रखने के बाद आप भूल जाएंगे तो उसे जीवन में व्यवहार में कैसे लाओगे? इसलिए समूह क्रिया की बात शिक्षाविदों ने की, ठीक है। तब शिक्षाविदों ने समूह क्रिया आधारित शिक्षण पर ध्यान देना प्रारंभ किया। यानी ये प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आई, रटने की प्रवृत्ति, एकाकी व्यवहार आदि आदि, शिक्षक का भाषण, इमला, शिक्षक ने बोल दिया, बालक ने सुन लिया और हो गई पढ़ाई। इन सबको दूर करने के लिए, सबको हतोत्साहित करने के लिए हमारे शिक्षाविदों ने समूह क्रिया पर ध्यान देना आरंभ किया। इनमें सबसे पहले कामेनियस, कामेनियस महोदय ने इस पर सबसे पहले ध्यान दिया और उन्होंने इसके संबंध में बोला कामेनियस, इन्होंने बोला बच्चे दिमाग और उनके सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने पर जोर देना चाहिए। यानी बच्चे के दिमाग और उसके सीखने की प्रक्रिया, मतलब बच्चे की आईक्यू क्या है, उन्होंने दो चीजों पर ध्यान दिया। सीखने की प्रक्रिया वह उनके दिमाग की क्रिया। इनका मानना है
कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के दिमाग की क्रिया पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान यदि बालक कोई प्रश्न पूछता है, कोई प्रतिक्रिया करता है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या करता है शिक्षक, जब बालक पाठ पढ़ते समय बीच में शिक्षक को टोक देता है या शिक्षक बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तो शिक्षक इरिटेट होकर बालक को डरा देता है और उसको डांट देता है। इससे उसकी जो दिमाग की जो क्रियाएं हैं वो बंद हो जाती हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो बंद हो ही गई। इन दोनों चीजों को दूर करने के लिए कम्युनिस्ट ने लिखा है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और उनके दिमाग की क्रिया, इन पर विशेष जोर देना चाहिए। और इस बात को शोधार्थियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोधों के आधार पर सिद्ध कर दिया कि समूह क्रिया के माध्यम से ही हम अपने बालकों को भली प्रकार से शिक्षण दे सकते हैं। दूसरी बात है, रूसो महोदय कहते हैं, दुनिया के महान शिक्षाविदों में गिने जाते हैं रूसो, खेल उनके लिए अभिव्यक्ति का एक तरीका भी है। खेल उनके लिए अभिव्यक्ति का एक तरीका भी है। इसका तात्पर्य समझे। यहां रूसो महोदय बालकों के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं केवल मानसिक विकास की कर रहे हैं कम्युनिस्ट महोदय, और रूसो ने कहा है कि हमें बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहिए। अर्थात बालक जो सीखता है उसे प्रतिक्रिया के रूप में खेल के दौरान वो अभिव्यक्त करता है। अर्थात हम बालक का मूल्यांकन उस दौरान कर सकते हैं। खेल के माध्यम से बालक में बहुत सारी जो गुण हैं वो विकसित होते हैं, जैसे सामूहिक भावना, सामाजिक कार्य, एक दूसरे की हेल्प, दुर्घटना में साथ देना यानी दुख में साथ देना, ये सारे गुण बालक में खेल के माध्यम से विकसित होते हैं। साथ ही साथ उसका शरीर भी काम कर रहा है, इसलिए उसका सर्वांगीण विकास मानसिक रूप से भी हो रहा है और शारीरिक रूप से भी हो रहा है। फ्रोबेल ने कहा है, जो बच्चों की रुचि व उनके अनुभव पर आधारित हो। बच्चों की रुचि व उनके अनुभवों पर आधारित। इसका तात्पर्य है हमारा शिक्षण बच्चों की रुचि और उनके अनुभव पर आधारित हो। ये मानसिक क्षमताओं की बात कर रहा है, यहाँ भी रुचि और क्षमताओं की बात कर रहा है। इसका तात्पर्य हुआ समूह क्रिया एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक की क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है, बालक की योग्यता का ध्यान रखा जाता है, बालक की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, उनके दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाता है। तभी बालक अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सीख पाता है। और जॉन डेवी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, गीजूभाई जैसे विद्वानों ने कहा है, शिक्षण प्रक्रिया ऐसी हो जो बालकों को सोचने पर विवश करे। सोचने पर विवश से क्या होगा? बच्चों को सोचने पर विवश किया जाएगा तो बालकों में चिंतन क्षमता विकसित होगी। जैसे सोचने से होगा चिंतन क्षमता।
तर्क शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होगा, चिंतन क्षमता का होगा, तर्क शक्ति का होगा, निर्णय क्षमता का होगा। यानी बालक को जब हम सोचने पर मजबूर करेंगे तो वो चिंतन करेगा, सोचेगा कि मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, जो किया वो सही है गलत है आदि। उसी के आधार पर अपनी बात को कहने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क रखेगा। जैसे दुनिया का सबसे अच्छा देश भारत है, इसका विरोधी कोई बालक है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं गलत कह रहे हो आप, दुनिया का सबसे अच्छा देश अमेरिका है। तो यहाँ वो चिंतन करेगा और चिंतन के आधार पर तर्क करेगा और तर्कों के आधार पर वो सिद्ध करेगा कि हमारा देश ही सही है। और वो निर्णय क्षमता का विकास कैसे होगा? क्योंकि वो अमेरिका वाले की भी बात सुनेगा, भारत वाले की भी बात वो कह ही रहा है, दूसरे बच्चों से भी सुनेगा, उसके बाद निर्णय कर पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। इस तरह से समूह क्रिया बालक को सोचने पर मजबूर करनी चाहिए ताकि बालक आसानी से सीख सके। यह कहना है जॉन डेवी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, गीजू भाई जैसे विद्वानों का। समूह क्रिया को लेकर आम धारणा यही है कि यह मनोरंजन के लिए कभी कभी कराया जाने वाला शारीरिक प्रयास है। जैसे इसको एक नाटक मान लिया है लोगों ने, कुछ लोगों ने इसे मनोरंजन के रूप में एक नाटक मान लिया है कि कभी कभी बालकों से नाटक कराया जाता है ताकि वो उस भूमिका को सीख सके। जैसे झांसी की रानी का नाटक करवाया मान लीजिए, तो झांसी की रानी के बारे में बालक समझ सकते हैं कि किस तरह से उसने अंग्रेजों से अपना मुकाबला किया होगा। लेकिन वो इस बात को नहीं सोच रहे कि इसके माध्यम से भी बालकों में कंटेंट रिलेटेड लर्निंग होगी, बल्कि वो सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि इसके माध्यम से तो बालकों का मनोरंजन होता है, कभी कभी ऐसी क्रियाएं आयोजित करवाई जानी चाहिए। लेकिन जो क्रिएटिव टीचर हैं ऐसी क्रियाएं अक्सर कक्षा कक्ष में और कक्षा कक्ष से बाहर करवाते रहते हैं ताकि बालकों की लर्निंग क्षमता बढ़ती रहे, उनकी मनोरंजनात्मक लर्निंग क्षमता बढ़ेगी। है उनका मनोरंजन भी हो रहा है और मनोरंजन के माध्यम से सीख भी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें सिखाया जा रहा है, बल्कि समूह के माध्यम से, विभिन्न लोगों के रोल के माध्यम से वो 1857 की क्रांति के बारे में जान जाएंगे। इस तरह से शिक्षक की क्रिएटिविटी पर यह डिपेंड करता है कि समूह क्रिया को किस तरह से वो सफल करता है। इस बहाने बच्चे को सीख जाएं तो अलग बात है, सभी को इस बारे में अलग अलग राय है। मतलब लोगों ने कहा है ना ये मनोरंजन का साधन है, उनके लिए है ये बात कि भाई मनोरंजन के लिए है, लेकिन सीख जाए तो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल गलत सिरे से मैं खारिज करता हूं इस बात को। इसके माध्यम से बालक बहुत जल्दी सीखता है। सिर्फ दो ही टेक्निक ऐसी हैं जिनके माध्यम से अधिक सीखता है। जैसे एक भ्रमण, भ्रमण पर आप बालक को ले जाइए, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड, बालक उस ज्ञान को, वहां सीखी हुई बातों को जीवन में नहीं भूलेगा। उसी तरह से समूह क्रिया में ऐसे कोई कार्यक्रम करवाए जाएं, जैसे मैं अभी आपको 1857 की क्रांति का उदाहरण दे रहा हूँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें कोई विशेष लोगों के योगदान की, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनके योगदान की बात करें, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज गठित की, आज़ाद हिंद फौज ने किस तरह से हमारे देश के लिए क्या किया, वो सब हम रोल प्ले करके कक्षा कक्ष में बालकों को सिखा सकते हैं समूह क्रियाओं के माध्यम से। जिससे देखने वाले बालक भी सीख जाएंगे और करने वाले बालक भी सीख जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बालक जो रोल करता है उस रोल को अपना रोल मॉडल मान लेता है और उसके गुणों को ग्रहण करने लगता है। जैसे बहुत से लोग, आपने देखा होगा गाँव में रामलीला आदि होती है तो उसके जो पात्र होते हैं वो पात्र बड़े ऐसे ही होते हैं जैसा उनका रोल होता है। जैसे भगवान राम है, भगवान राम बड़े सिंसियर रहते हैं, शालीन रहते हैं, कम बोलते हैं, ऐसा उनके बारे में पढ़ाया गया है, पढ़ा भी गया है, पढ़ाया भी गया है। अब आप उस पात्र को गांव में रामलीला के दौरान देखिए, वो बड़ा सिंसियरिटी से रहता है। उसी प्रकार से दूसरे रोल है, जैसे झांसी की रानी निडर थी, अगर कोई लड़की या लड़का इस रोल को प्ले कर रहा है तो उसमें ये गुण विकसित होगा। इसलिए समूह क्रियाओं के माध्यम से हम बालकों को भली प्रकार से अच्छे रोल प्ले करवा कर बालकों की लर्निंग क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए समूह क्रिया बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं समूह क्रिया की विशेषताओं की। अनुभवों द्वारा सीखने की प्रक्रिया। पहला,
अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया। यानी समूह क्रिया में बालक स्वयं करके सीखता है, और जब स्वयं करता है तो नए नए एक्सपीरियंस उसको होते हैं, उनके माध्यम से वो सीखता है। दूसरा है भौतिक वस्तुओं के अलावा वैचारिक स्तर पर किए जाने वाले इसका तात्पर्य है भौतिक वस्तुओं के अलावा, भौतिक वस्तुओं से तो हम लोग सीखते हैं, भौतिक वस्तुओं में जैसे किताब है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, के अलावा वैचारिक स्तर पर किए जाने वाले क्रियाकलाप भी शामिल हैं। यानी सामूहिक क्रिया में केवल वही चीज़ नहीं जैसे नाटक आदि नहीं है, बल्कि इनके द्वारा जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल कूद है, इन चीज़ों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और समूह क्रिया बच्चों की सक्रिय भागीदारी तय करती है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत से बालक डर रहे थे कि भाई ब्लड देंगे पता नहीं चक्कर आके गिर जाए, क्या हो जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा दूसरे लोगों को ब्लड देते हुए, अपने साथियों को ब्लड देते हुए, अपने दोस्तों को ब्लड देते हुए, तो ब्लड देने के लिए वो भी तैयार हो गए। यही बात ये कहते हैं कि बच्चे समूह क्रिया बच्चों की सक्रिय भागीदारी तय करती है, यानी वो निश्चित रूप से उसमें सक्रिय हो जाते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता देख लीजिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में नाम किसके होते हैं, कई बार जिनके नाम नहीं है वो भी जाते हैं। अंत्याक्षरी में देख लीजिए, 2 ग्रुप बना दिए, अंत्याक्षरी हो रही है तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन उस दिन बोलना प्रारंभ करते थे, अर्थात समूह के माध्यम से वो उस बात को प्रेषित करना सीख जाते हैं। समूह क्रिया उत्सुकता जगाती है। बिल्कुल सही, उत्सुकता जगाती है। यानी जो बालक बोलने में संकोच करते हैं, डरते हैं, वो भी हिम्मत करने की कोशिश करते हैं और बोलते भी हैं। लेकिन यदि अकेले बालक को खड़ा कर दिया जाए तो नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कभी कभी कोई आप लोगों को खुशी होती है तो आप करते हो ऐसे बहुत जोर से शोर करते हैं ना, और कभी कभी आपको उसका दंड का भी भागी बनना पड़ता है। लेकिन अकेला कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, समूह के रूप में ही ये प्रतिक्रिया आपके सामने आई। उसी प्रकार से हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण में कोई ऐसे कार्यक्रम हम करवाते हैं, जैसे विज्ञान मेला आप लोगों का आयोजित हुआ था 28 फरवरी को। उस विज्ञान मेले में आपने सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसमें एक से एक चढ़कर जो है मॉडल बनाए थे, एक से एक चढ़कर आविष्कारों को प्रदर्शित किया, बड़े बड़े विद्वानों को आपने दिखाया। मतलब ताज्जुब हो गया कि आप लोगों के अंदर इतनी टैलेंसी भरी पड़ी है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, कॉलेज लेवल तक, बीएड तक के बच्चों को। तो ये कैसे संभव हुआ? ये जो सब लोगों ने अलग अलग चीजें बनाई, ये समूह क्रिया के माध्यम से हुआ। यदि ये कहा जाता कि आपको केवल आपका अकेले का मॉडल यहाँ दिखाया जाएगा तो आप में से कोई भी मॉडल लेके तैयार नहीं आता, कोई चार्ट लेके नहीं आता, किसी वैज्ञानिक के आविष्कार को नहीं दिखाते, कोई सामाजिक उपयोग की चीज़ों को आप नहीं बनाते।
लेकिन जब बात आई कि कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, तो एक दूसरे को देखकर आप लोगों के मन में क्रिएटिविटी जागी और आप उसमें शामिल हो गए, यानी समूह क्रिया के माध्यम से ही आपकी उत्सुकता हुई और आपने उस कार्य को अंजाम दिया। और अंतिम है इसमें चुनौती तत्व, इसमें चुनौती तत्व शामिल होता है। अर्थात इसमें चुनौती भी देते हैं, देखो हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, ऐसे होता ना। तो एक दूसरे को चुनौती देते हैं कि मैं अच्छा प्रस्तुत करूंगा और आप अच्छा। हालांकि इस भावना को हमें हतोत्साहित करना चाहिए। समूह क्रिया के माध्यम से ऐसे भाव बालकों में विकसित नहीं हो। चुनौती स्वस्थ हो, अस्वस्थ नहीं। अस्वस्थ चुनौती हमें दुश्मनी पैदा करती है, स्वस्थ चुनौती दुश्मनी पैदा नहीं करती। जैसे अच्छे से अच्छे आविष्कार हम प्रदर्शित करेंगे, अच्छे से अच्छे मॉडल हम दिखाएंगे, ये स्वस्थ चुनौती है। और अस्वस्थ चुनौती से तात्पर्य जिसके माध्यम से बच्चों में विघ्न पैदा हो जाए, विघटन पैदा हो जाए, ऐसी चुनौती बालकों में नहीं पनपनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये आज का चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।